जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम भारत की सभी प्रमुख नदियों के बारे में मैप के साथ जानेंगे। दोस्तों, वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो की जो हमारी पहली और सबसे प्रमुख नदी है वह है सिंधु नदी। दोस्तों, अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सनोख्यवाव हिमनद से होता है। और हम अगर इसके संगम की बात करें तो यह आखिर में जाकर अरब सागर में गिर जाती है और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। और दोस्तों, सिंधु नदी की विशेषता इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यह हैं सतलज, झेलम, चिनाब, रावी तथा ब्यास। तो दोस्तों, इन 5 नदियों के बारे में आप सभी को प्रमुखता से याद रखना है। ये पांचों सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं और सभी प्रमुख नदियां हैं। फ्रेंड्स, अब हम सभी मैप में सिंधु नदी के बारे में देखेंगे तो आप सभी को यहाँ से सिंधु नदी के बारे में सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो यह है हमारा प्यारा भारत और इसके उत्तर में स्थित है तिब्बत जो कि अब चीन के कब्जे में है। और यहीं से तिब्बत के मानसरोवर झील के पास हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है और यह भारत के लद्दाख राज्य में प्रवेश करती है और उसके बाद जम्मू कश्मीर से होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह आगे जाकर अरब सागर में गिर जाती है, तो इसका मुहाना अरब सागर हो जाएगा। और यह 2880 किलोमीटर लंबी नदी है। और सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ यह सभी आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, अब हमारी दूसरी नदी है झेलम नदी। हम अगर झेलम नदी के उद्गम की बात करें तो दोस्तों, बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है और इसका मुहाना चिनाब नदी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, झेलम नदी का मुहाना चिनाब नदी है और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। और इसकी विशेषता की बात करें तो इस नदी पर श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शिकारा तथा बजरे नाव के जैसे होते हैं और ये झेलम नदी पर चलाए जाते हैं। अब दोस्तों, हम सभी मैप में अगर झेलम नदी की बात करें, यह है हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर और यहीं के शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है और आगे जाकर यह चेनाब नदी में मिल जाती है। तो आप सभी को झेलम नदी के बारे में इतना याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारी नेक्स्ट नदी है रावी नदी। हम अगर रावी नदी के उद्गम की बात करें तो कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से इसका उद्गम होता है। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, यह भी आप सभी को याद रखना है। और रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप होता है। और इसके मुहाना की बात करें तो इसका मुहाना या संगम चिनाब नदी में हो जाता है और इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। और इसकी विशेषता यह माधवपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। दोस्तों, मैप में यह है रावी नदी और यह आगे जाकर चेनाब नदी में सम्मिलित हो जाती है। तो रावी नदी के बारे में आप सभी को इतना याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारी अगली नदी है चिनाब नदी। भारत की मुख्य नदियों में से एक है चिनाब नदी और आप सभी से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, चिनाब नदी के उद्गम की बात करें तो चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है जो लाहुल के पास बड़ा लाचा दर्रा के दोनों ओर स्थित हैं। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा है और यहीं से चिनाब नदी का उद्गम होता है। और इसका संगम या मुहाना की बात करें तो इसका संगम सिंधु नदी में हो जाता है और यह 1180 किलोमीटर की लंबी नदी है। अब इसके अगर हम विशेषता की बात करें तो दोस्तों, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह आप सभी को याद रखना है। और यह पीर पंजाल में गहरा गार्ज भी बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। फ्रेंड्स, अगर हम सभी मैप में चिनाब नदी को देखें तो दोस्तों, यह है इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में और यह आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो चिनाब नदी के बारे में आप सभी को इतना याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारी अगली नदी है व्यास नदी। हम अगर व्यास नदी के उद्गम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम होता है और इसका संगम हरिके कपूरथला के समीप सतलज नदी में हो जाता है। और अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। हम अगर इस नदी के विशेषता की बात करें तो दोस्तों, कुल्लू घाटी में बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है, यह इसकी विशेषता है। दोस्तों, हम सभी अगर मैप में व्यास नदी को देखें तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से यह निकलती है और आगे जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, अब हमारी नेक्स्ट रिवर है सतलज नदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम अगर सतलज नदी के उद्गम की बात करें
तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल से इसका उद्गम होता है और इसका संगम आगे जाकर व्यास नदी में हो जाता है। तो दोस्तों सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील में स्थित राकस ताल से होता है तथा इसका संगम व्यास नदी में हो जाता है और इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और भारत में यह 1050 किलोमीटर लंबी है। अगर इसके विशेषता की बात करें तो फ्रेंड्स शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। तो दोस्तों सतलज नदी के बारे में आप सभी को इतना याद रखना है। हमारी नेक्स्ट रिवर है गंगा रिवर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर हम सभी गंगा रिवर के उद्गम स्थल की बात करें तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से इसका उद्गम होता है और इसका मुहाना आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में हो जाती है और यह नदी 2525 किलोमीटर भारत में लंबाई अपनी कवर करती है। और इसके विशेषता की बात करें तो गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम अगर मैप में देखें तो दोस्तों यह है अलकनंदा और यह भागीरथी और यह उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यह उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों अब हमारी अगली नदी है यमुना नदी। हम अगर यमुना नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो बंदर पूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है और इसका संगम प्रयागराज में प्रयाग नामक स्थान से गंगा नदी में हो जाता है। और इसके लंबाई की बात करें तो फ्रेंड्स 1375 किलोमीटर यह नदी लंबी है और इसकी विशेषता इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन। ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती है। फ्रेंड्स अगर हम सभी यमुना नदी को मैप में देखें तो यह है बंदरपूछ उत्तराखंड का स्थान और यहीं से यमुना नदी का उद्गम होता है। आगे जाकर यह प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स अब हमारी अगली रिवर है चंबल रिवर। दोस्तों हम अगर चंबल रिवर के उद्गम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चोटी से इसका उद्गम होता है और इसका संगम या मुहाना की बात करें तो इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में इसका संगम हो जाता है। और इसके अगर लंबाई की बात करें तो दोस्तों यह नदी 595 किलोमीटर लंबी है और इसकी विशेषता देश के सबसे गहरे गड्ढों का यह निर्माण करती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं काली, सिंध, बनास, पार्वती तथा मेज। फ्रेंड्स अगर हम सभी मैप में चंबल नदी को देखें तो यह हो जाएगी चंबल नदी। यह आगे जाकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। हमारी अगली नदी है रामगंगा नदी। दोस्तों हम अगर रामगंगा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग इसका उद्गम स्थल हो जाता है और इसका संगम कन्नौज के निकट गंगा नदी में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और दोस्तों इसके लंबाई की बात करें तो यह नदी 696 किलोमीटर लंबी है और इसकी विशेषता इसकी प्रमुख सहायक नदी खोन है। दोस्तों अब हमारी अगली नदी है शारदा नदी। शारदा नदी को ही काली गंगा महानदी के नाम से जाना जाता है और इसके अगर उद्गम की बात करें तो कुमायूं हिमालय का मिलान हिमनद इसका उद्गम स्थल है और इसका संगम बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में होता है। और अगर इस नदी के लंबाई की बात करें तो 602 किलोमीटर लंबी यह नदी है और इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ सरयू या पूर्वी गंगा और चौकिया है। दोस्तों अगर हम सभी मैप में देखें तो यह है शारदा नदी और यह आगे जाकर घाघरा नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स अब हमारी अगली रिवर है घाघरा नदी। इसे करनाली या कोरियाला नाम से भी जाना जाता है और इसका उद्गम नेपाल के तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित मप्सतुंग हिमानी से होता है। और इसके अगर संगम या मुहाना की बात करें तो सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में इसका मुहाना हो जाता है। और अगर इस नदी के लंबाई की बात की जाए तो फ्रेंड्स यह 1080 किलोमीटर लंबी नदी है और इसकी विशेषता शिवालिक को पार करते समय यह शीश पानी नामक स्थान पर 180 मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सभी ने देखा था शारदा नदी को कि शारदा नदी अपने उद्गम के बाद आगे जाकर घाघरा मिल जाती है और इस क्वेश्चन में हमारे घाघरा नदी है। तो शारदा नदी आगे आकर घाघरा मिल जाती है और घाघरा नदी आगे जाकर बलिया जिले के समीप गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। अब दोस्तों हमारी अगली रिवर है गंडक रिवर। दोस्तों हम अगर गंडक रिवर की बात करें तो नेपाल में शालिग्राम व मैदानी भाग में नारायणी के नाम से इसे जाना जाता है और इसका उद्गम नेपाल है
और इसके संगम या मुहाना की बात करें तो पटना के समीप गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है और इसकी भारत में लंबाई 425 किलोमीटर है। दोस्तों अगर हम सभी गंडक रिवर को मैप में देखें, यह हो जाएगी गंडक रिवर, आगे जाकर यह गंगा में सम्मिलित हो जाती है। फ्रेंड्स अब हमारी अगली रिवर है कोसी रिवर। हम अगर कोसी रिवर के उद्गम स्थल की बात करें तो गोसाई थान चोटी के उत्तर से इसका उद्गम स्थल हो जाता है और इसका संगम या मुहाना कारगोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में हो जाता है। और अगर इसके लंबाई की बात करें तो 730 किलोमीटर यह नदी लंबी है और इसकी विशेषता इसके मुख्य धारा को अरुण नदी के नाम से जाना जाता है और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं सुनकोसी, तामूर, कोसी, इंद्रावती, दूधकोसी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला रिवर है बेतवा या इसी को बेत्रवती नदी के नाम से जाना जाता है। हम अगर बेत्रवती नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में उमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम हो जाता है और इसका संगम हमीरपुर के समीप यमुना नदी में हो जाता है। यानी यह नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है और इसके लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है और इस नदी की विशेषता ऊपरी मार्ग में यह नदी कई झरनों का निर्माण करती है। दोस्तों अगर हम सभी मैप में बेतवा नदी को देखें तो यह है बेतवा नदी, आगे जाकर यह हमीरपुर में यमुना नदी से सम्मिलित हो जाती है। फ्रेंड्स अब हमारी अगली रिवर है सोन नदी। हम अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और इसका संगम या मुहाना पटना के करीब गंगा नदी में हो जाता है और इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। और अगर इसके विशेषता की बात करें तो दोस्तों यह नदी नर्मदा के समीप से उद्गम होती है। दोस्तों हम अगर इमेज में देखें तो यह है अमरकंटक नामक स्थान और यहीं से सोन नदी का उद्गम होता है और आगे जाकर यह बिहार के पटना में गंगा नदी में सम्मिलित हो जाती है। फ्रेंड्स अब हमारी अगली रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर। हम अगर ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम की बात करें तो तिब्बत में इसे सांगपो और असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है और इसके उद्गम स्थल की बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित चेमयुंगडुंग हिमानी से इसका उद्गम होता है और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है और इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में यह नदी 916 किलोमीटर लंबी है। और अगर इस नदी की विशेषता की बात करें तो दोस्तों इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, यह आप सभी को याद रखने हैं। दिबांग इसकी सहायक नदी है, लोहित इसकी सहायक नदी है, कामेंग इसकी सहायक नदी है, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता ये सभी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों अगर हम सभी मैप में ब्रह्मपुत्र नदी को देखें तो यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और आगे जाकर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश से होते हुए यह आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फ्रेंड्स अब हमारी अगली रिवर है नर्मदा रिवर। दोस्तों हम अगर नर्मदा रिवर की बात करें तो बिंद व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर यह नदी बहती है और इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। और अगर इसके संगम या मुहाना की बात करें तो खंबात की खाड़ी इसका मुहाना हो जाता है। और दोस्तों इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसकी विशेषता जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा या इसी को धुआंधार जलप्रपात कहते हैं का निर्माण यह नदी करती है। और इसकी एक प्रमुख विशेषता और है कि यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है और यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। दोस्तों अगर इस नदी को हम सभी मैप में देखें तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है और यह आगे जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। फ्रेंड्स अब हमारी अगली रिवर है ताप्ती रिवर। हम अगर ताप्ती रिवर के उद्गम की बात करें तो बैतूल जिले के मुल्ताई नामक पहाड़ी से मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है। और इसके मुहाना की बात करें तो सूरत के निकट खंबात की खाड़ी से इसका मुहाना हो जाता है। और अगर इस नदी की लंबाई की बात की जाए तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह नदी भी डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। और इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है पूर्णा, यह भी आप सभी को याद रखना है। हम सभी अगर ताप्ती नदी को मैप में देखें तो दोस्तों यह है ताप्ती रिवर। अब हमारी अगली रिवर है महानदी। फ्रेंड्स अगर हम सभी महानदी के उद्गम की बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंघावा के समीप से इसका उद्गम होता है और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में होता है। और इस नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख शहर उड़ीसा का कटक है, यह भी आप सभी को याद रखना है। और इस नदी की अगर लंबाई की बात करें तो यह नदी 815 किलोमीटर लंबी है और इस नदी की विशेषता इसकी दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ब्राह्मणी तथा वैतरणी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। फ्रेंड्स अब हमारी अगली रिवर है शिप्रा रिवर।
हम अगर शिप्रा रिवर की बात करें तो इंदौर ज़िले के काकरी बरडी नामक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और इसका संगम आगे जाकर चंबल नदी में हो जाता है। दोस्तों, क्षिप्रा जो है वह चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। इसकी विशेषता इसके किनारे पर स्थित उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है। यहाँ प्रति 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। दोस्तों, अगर हम सभी मैप में क्षिप्रा रिवर को देखें तो यह है क्षिप्रा रिवर, आगे जाकर यह चंबल नदी में मिल जाती है। अब हमारी अगली रिवर है कृष्णा नदी। फ्रेंड्स, अगर हम सभी कृष्णा रिवर के उद्गम की बात करें तो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है और आगे जाकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इस नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है और इस नदी की विशेषता इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी बहुत ही प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सभी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। हम अगर मैप में देखें तो दोस्तों यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है और आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फ्रेंड्स, अब हमारी अगली रिवर है गोदावरी रिवर। हम गोदावरी रिवर के अगर उद्गम की बात करें तो नासिक जिला महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव के एक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और दोस्तों इस रिवर को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व लंबी रिवर भी बोला जाता है। और अगर इस नदी के मुहाना की बात करें तो यह भी नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इस रिवर की लंबाई 1465 किलोमीटर है। हम अगर इस नदी के विशेषता की बात करें तो दोस्तों इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, यह आप सभी को याद रखना है। और इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा, वर्धा, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों, अब हमारी अगली रिवर है कावेरी रिवर। हम अगर कावेरी रिवर के उद्गम की बात करें तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और आगे जाकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और अगर इस रिवर की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और अगर इस रिवर के विशेषता की बात करें तो इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बना है और इस नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, बाएं से हम बात करें तो हेमवती, अकरावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और दाएं से काबनी, अमरावती और भवानी। फ्रेंड्स, अब हमारी अगली रिवर है तुंगभद्रा रिवर। दोस्तों, अगर हम इस नदी के उद्गम की बात करें तो कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ के गंगा मूल चोटी से तुंगा समीप में ही कादूर से भद्रा नदी के नाम से इसका उद्गम होता है और इसका संगम या मुहाना आगे जाकर कृष्णा नदी में हो जाता है। और दोस्तों यह नदी 331 किलोमीटर लंबी है और इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं कुमुदवती, वर्धा, हिंद। फ्रेंड्स, अब हमारी अगली रिवर है वैगई रिवर। हम अगर इस रिवर के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कंडन, मणिक्यूर पश्चिमी घाट में मुद्रा के समीप तमिलनाडु से होता है और इसका संगम या मुहाना बंगाल की खाड़ी हो जाती है और इस नदी की लंबाई 288 किलोमीटर है और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं कुमम, वर्षानाड, देवियार, वाराह, मंगलार, ये सभी वैगई की प्रमुख सहायक नदियां हैं और यह नदी तमिलनाडु की बहुत ही प्रमुख नदी है। तो दोस्तों इस नदी के बारे में आप सभी को इतना याद रखना है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।